नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम रीड स्पेशल टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। भूगोल का टॉपिक है ये, संसाधन एवं विकास, और इससे जुड़े हुए जो 76 क्वेश्चंस हैं वो हम क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे और साथ साथ थोड़ी बहुत बातचीत करते चलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और अपने 1 या 2 मित्र में या ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर ज़रूर करें। और आप अगर किसी भी तरह का सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो उज्जवल जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। संसाधन एवं विकास। देखिए, अगर आप रीड से संबंधित कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं, साइकोलॉजी से संबंधित या मेथड्स से संबंधित या रीड एसएसटी से संबंधित, एनसीईआरटी से संबंधित, वो आप उज्जवल जीके में पढ़ सकते हैं। पहला प्रश्न आता है हमारा, पर्यावरण में उपलब्ध हर वस्तु जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रयोग में लाई जा सकती हैं वो क्या कहलाती हैं? तो पर्यावरण में उपलब्ध जो हर वस्तु जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रयोग में लाई जा सकती हैं वो संसाधन कहलाती हैं। जैसे कि आपके कोयला है, पेट्रोलियम है। देखिए, संसाधनों के लिए हमेशा एक शर्त इनके साथ जुड़ी हुई रहती है कि संसाधन क्या होते हैं। देखिए, जब हम टेक्नोलॉजी के द्वारा किसी चीज़ को उत्पादित कर सकें या फिर उसे निकाल सकें तब ही हम उसको संसाधन कह सकते हैं, ठीक है, उससे पहले नहीं। तो संसाधन वो हैं जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। संसाधन होते हैं, संसाधन क्या होते हैं? संसाधन प्राकृतिक हो सकते हैं और मानव निर्मित हो सकते हैं। वे संसाधन जिनका निर्माण मानव ने प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया है वो मानव निर्मित संसाधन होते हैं। जैसे कि मनुष्य ने अयस्क होते हैं ना, जो अयस्क से धातु निकालने की जो टेक्नोलॉजी है वो विकसित करके फिर अयस्कों से धातु संसाधन बनाए हैं। कहने का भाव ये है कि मानव ने प्रकृति में जो उपलब्ध कई पदार्थ हैं उनको उपयोगी संसाधन के रूप में खड़ा किया है, तो वो मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। प्रकृति से प्राप्त होने वाले संसाधन कौन से हैं? तो प्राकृतिक संसाधन जो हैं, जो प्रकृति से हम सीधे ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि वायु है, जल है इत्यादि। आगे देखिए, प्राकृतिक संसाधनों को विकास एवं उपयोग के आधार पर कितने वर्गों में रखा गया है? तो 2 वर्गों में रखा गया है आपके प्राकृतिक संसाधनों को, विकास और उपयोग के आधार पर। वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन किसे कहते हैं? जिनकी मात्रा ज्ञात होती है, वर्तमान में उपयोग किया जा रहा हो। संभाव्य संसाधन उसे कहते हैं जिसकी जो पूरी मात्रा है वो हमें ज्ञात नहीं हो और लेकिन हम उसका भविष्य में उपयोग कर सकें। वास्तविक संसाधन के उदाहरण बताइए। तो देखिए, वास्तविक संसाधन के उदाहरण हैं महाराष्ट्र के दक्कन पठार की काली मिट्टी के निक्षेप, पश्चिमी एशिया में खनिज तेल, जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयला। तो ये वास्तविक संसाधन की क्या है? उदाहरण हैं। संभाव्य संसाधन के उदाहरण बताइए। लद्दाख में यूरेनियम के संभाव्य संसाधन हैं, मतलब आने वाले टाइम में हम इसको निकाल सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को आप कितने समूहों में बांट सकते हैं? तो 2 समूहों में बांट सकते हैं, अजैव संसाधन और जैव संसाधन। अजैव होते हैं जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, उनको कहा जाता है निर्जीव संसाधन, और जो जैव संसाधन है वो हैं सजीव संसाधन। अजैव संसाधन कौन से होते हैं? जैसे कि मृदा है, ठीक है, चट्टानें हैं, खनिज हैं, ये सब अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैव संसाधन कौन से होते हैं? जैव वो होते हैं, देखिए, मृदा है, चट्टान है, खनिज है, ये क्या है? ये ऐसे संसाधन हैं जो निर्जीव हैं। जैव संसाधन जो सजीव होते हैं, जैसे कि पौधे हैं, जंतु हैं, इनसे जैसे कि हम ऊन प्राप्त करते हैं, दूध प्राप्त करते हैं, फल सब्जियां प्राप्त करते हैं, तो ये जैव संसाधन हैं और ये सजीव होते हैं।
संसाधनों के वितरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं? देखिए, सर्वव्यापक प्राकृतिक संसाधन होते हैं और स्थानिक पर जो है प्राकृतिक संसाधन होते हैं संसाधनों के वितरण के आधार पर। देखिए, सर्वव्यापक जो सभी जगह पाए जाते हों, स्थानिक जो किसी निश्चित स्थान पर पाए जाने वाले संसाधन हों। सर्वव्यापक संसाधन कौन सा है? वायु है, क्योंकि हर जगह मौजूद रहता है। स्थानिक संसाधन किसे कहते हैं? जैसे कि तांबा है, लोहा है, लौह अयस्क हैं, ठीक है, ये स्थानिक संसाधन हैं जो किसी स्थान विशेष पर प्राप्त होते हैं। उपयोग की निरंतरता के आधार पर प्राकृतिक संसाधन होते हैं। तो उपयोग की निरंतरता के आधार पर दो प्रकार के प्राकृतिक संसाधन होते हैं, एक होते हैं नवीकरणीय और एक होते हैं अनवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब कि वो संसाधन जिन्हें वापस उत्पन्न किया जा सकता हो। अनवीकरणीय वे संसाधन होते हैं जो सीमित होते हैं और जिन्हें पुनः बनाने में या पुनः बनने में हजारों लाखों साल लग जाते हों, वो अनवीकरणीय कहलाते हैं। नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ठीक है, ये दोनों तो एक सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा, ठीक है, जल है, वन है, मृदा है, ये नवीकरणीय संसाधन है। लेकिन इंसान अपनी लापरवाही की वजह से, जैसे कि अंधाधुंध कटाई है, ठीक है, पेड़ों की कटाई कर रहा है, पानी की बेफिजूली खर्ची कर रहा है, इन सब से क्या होता है? जल की कमी हो रही है, जल स्रोत सूख रहे हैं, वन कम हो रहे हैं, वन क्षेत्र जो हैं वो धीरे धीरे निरंतर घट रहे हैं। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो, यानी कि नवीकरण का मतलब ये तो हम कहते हैं कि वापस उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन अपनी गलती की वजह से जल हो गया, वन हो गया और मृदा हो गया, इनको हम क्या कर रहे हैं? समाप्ति की ओर लेके जा रहे हैं। अनवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण कौन से हैं? तो कोयला है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम है, ये अनवीकरणीय जो है संसाधन के उदाहरण हैं। अनवीकरणीय कौन से होते हैं? वे संसाधन जो सीमित रहते हैं और जिन्हें पुनः बनने में हजारों लाखों साल लग जाते हैं। संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना, उन्हें नवीकरण के लिए समय देना क्या कहलाता है? तो सतर्कता पूर्वक उपयोग अगर हम करेंगे, नवीकरण के लिए हम उससे समय देंगे, तो ये कहलाता है आपके संसाधनों का संरक्षण। क्या कहलाता है? संसाधनों का संरक्षण कहलाता है। जैसे कि स्थानीय स्तर पर हो गया, राष्ट्रीय स्तर पर हो गया, क्षेत्रीय स्तर पर हो गया, विश्व स्तर पर हो गया, कि प्राकृतिक संसाधन जो है उनके प्रबंधन के जो प्रयास है वो किए जाने चाहिए। व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं? जिस पर खुद का अधिकार हो, जैसे कि खेत के किसानों के खेत हैं, ठीक है, हमारी जो जायदाद है, हमारा जो घर है, वो क्या है? व्यक्तिगत संसाधन की श्रेणी में आता है। वे संसाधन जो समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपलब्ध हो, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं सामुदायिक स्वामित्व। तो देखिए, जैसे कि शमशान भूमि हो गई, कोई तालाब हो गया गांव में या शहर में, तो वो क्या है? वो सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध होता है, इसलिए वो सामुदायिक स्वामित्व की श्रेणी में आता है। राष्ट्रीय संसाधन के उदाहरण बताइए। तो देखिए, राष्ट्रीय संसाधन जो हैं उनके उदाहरण खनिज संसाधन, जल संसाधन, वन संसाधन, रेलवे। इस पर क्या होता है? सरकार जो होती है उसका पूरा स्वामित्व होता है, उसका उत्तरदायित्व होता है। अंतर्राष्ट्रीय जो संसाधन है उन पर कौन नियंत्रण रखती है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैसे संस्थाएं जो होती हैं वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों पर नियंत्रण रखती है। जैसे कि आपके समुद्र की तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से परे जो है महासागरीय जो साधन होते हैं उस पर किसी देश का अधिकार नहीं होता। वहाँ पर क्या होता है कि वैज्ञानिकों के द्वारा शोध कार्य वगैरह किए जाते हैं। हम ये नहीं कह सकते ये भारत जो है उसका अधिकार होगा या किसी और देश का अधिकार होगा। ये जो है आप जब भूगोल पढ़ते हैं उसमें वो कुछ मील दिए होते हैं, उनके आधार पर जो है समुद्री जो जगह होती है उसका क्षेत्र जो है वो लिमिटेड होता है कि समुद्र की तट रेखा से लेकर 200 जो समुद्री मील की दूरी है वहाँ तक हम काम कर सकते हैं, लेकिन उसके आगे जो है जो महासागरीय संसाधन हैं उन पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होता। वहाँ पर जो कोई कार्य करने होते हैं वैज्ञानिकों के द्वारा, कोई शोध कार्य वगैरह वो किए जाते हैं।
जल का कितना प्रतिशत भाग सागरों एवं महासागरों में है? तो 97% भाग जो है वो सागर और महासागर में है जल का। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए पृथ्वी के धरातल पर जल की प्रचुर मात्रा है, आपूर्ति जो है बहुत ज़्यादा है। पृथ्वी की सतह पर 3/4 जो है जल भरा हुआ है, ठीक है। पृथ्वी पर अलवणीय जल कितना है? तो अलवणीय जल बहुत कम है। लवण रहित जल केवल 1% है जो हम पीने, नहाने वगैरह की, सिंचाई वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। पृथ्वी पर सर्वाधिक मूल्यवान धातु कौन सी है, पदार्थ कौन सा है? तो जल है। जल होता है, जल क्या होता है? रंगहीन होता है, पारदर्शी होता है, इसका कोई स्वाद नहीं होता, इसका कोई गंध नहीं होता, और जल जो होता है वो अच्छा विलायक होता है। आप देखिए जल में कुछ भी आप पदार्थ मिला दें तो उसी के गुणों में मिल जाता है, ठीक है। अगर आप दूध डाल देंगे तो वो वाइट कलर का हो जाएगा, आप उसमें किसी प्रकार का जो है कलर डाल देंगे तो वो उस कलर में रंग जाएगा। तो यानी कि वो क्या होता है? अच्छा विलायक होता है। जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग देता है वो क्या कहलाता है? तो वो मृदु जल कहलाता है, जो झाग देता है साबुन के साथ। साबुन के साथ जो कम झाग देने वाला जल होता है वो क्या कहलाता है? वो कठोर जल कहलाता है। जल वातावरण की गर्मी से जलवाष्प में बदल जाए तो क्या कहलाता है? तो जल का वाष्पीकरण कहलाता है। जैसे गर्मी अब आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, तो जून का महीना आने वाला है ना, तो जल वातावरण की गर्मी से क्या होता है कि जल वाष्प के रूप में बदल जाता है, जिसे कहते हैं जल का वाष्पीकरण। अगला है कठोर जल में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो देखिए इसमें कैल्शियम हो सकता है, या फिर मैग्नीशियम के क्लोराइड हो सकते हैं, सल्फेट हो सकता है, बाइकार्बोनेटिक लवण हो सकते हैं। तो ये सब क्या है, इनके घुलने से जल में कठोरता उत्पन्न हो जाती है। वन उन्मूलन के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? तो वन खत्म क्यों हो रहे हैं? जब हम इमारती लकड़ी का दोहन ज़्यादा करने लग जाते हैं, खनन कार्य ज़्यादा करने लग जाएं, बड़े बड़े बांध बनाएं, तो वन उन्मूलन जो है ये ज़्यादा होने लग जाता है। राजस्थान में वनों के विकास के लिए प्रयासरत संस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो देखिए बहुत सी संस्थाएं हैं जो प्रयास कर रही हैं। पहला है राजस्थान वन विभाग, भू संरक्षण विभाग, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम, कृषि वानिकी कार्यक्रम। ये सब जो हैं ये राजस्थान में वनों के विकास के लिए प्रयासरत संस्थाएं हैं। जल की अस्थायी कठोरता कैसे दूर की जा सकती है? तो जल को उबालकर हम उसकी अस्थायी कठोरता दूर कर सकते हैं। जल की स्थायी कठोरता किसे कहते हैं? जब हम जल को उबालते हैं फिर भी उसकी जब कठोरता दूर नहीं होती तो हम उसको कहते हैं स्थायी कठोरता जल की। जल प्रदूषण के कारण कौन कौन से हैं? तो बहुत से कारण हैं जल प्रदूषण के। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण कारण हम लेंगे। सिंचाई में कीटनाशकों का उपयोग करना, उद्योगों द्वारा दूषित पानी को जल स्रोतों में छोड़ा जाना, तेजाबी वर्षा, शहरों के सीवरेज के पानी को नदियों व झीलों में छोड़ा जाना, इससे भी पानी गंदा होता है। खनिजों का पानी में घुला होना, इन सब की वजह से जो है आपके जल प्रदूषण होता है। एक बार आप देख लें। अगला प्रश्न है सागरीय जल प्रदूषण के कारण कौन कौन से हैं? तो सागरीय जल प्रदूषण के कारण कौन कौन से हैं? सागर में नगरों का, आपके उद्योगों का अपशिष्ट जल मिला दिया जाना, मल का जल मिला दिया जाना, कचरा और विषाक्त जो रसायन हैं उनको विसर्जित करना, ठोस अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि प्लास्टिक आदि जो हो गए उनका सागरों में निस्तारण करना, या जो तेल से भरे हुए जलयान हैं वो भारी मात्रा में क्या करते हैं? खनिज तेल का रिसाव करते हैं, वो भी किसे मिल जाता है? समुद्र में मिल जाता है। अपतट सागरीय तेल कुओं से निकला हुआ प्रदूषक, जहाँ पे तेल के कुएं होते हैं सागर के पास, तो वहाँ या अपतट सागरीय जो तेल कुएं होते हैं उनसे निकला जो प्रदूषक है वो भी आपके समुद्र को क्या करता है? प्रदूषित करता है। खनिज तेल के रिसाव से सागरीय जल की सतह पर क्या बन जाता है?
तेल की परत बन जाती है, जिससे जो जीव होते हैं समुद्र में रहने वाले वो नष्ट हो जाते हैं। देखिए वनों के नष्ट होने से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण बढ़ने से क्या होता है, सागरीय जल में अम्लता बढ़ जाती है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो पौधे और पेड़ों के भोजन बनाने के काम में लिया जाता है, जिससे पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो संतुलन है वो बना रहता है, क्योंकि वो भोजन बनाने के लिए यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जब हम जंगलों को नष्ट कर देते हैं, वनों को नष्ट कर देते हैं, पेड़ पौधों को नष्ट कर देते हैं, काट देते हैं, तो क्या हो जाता है, ये संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से सागरीय जल में अम्लता में वृद्धि होती है और गर्मी बढ़ती है। ठीक है, पृथ्वी पर गर्मी बढ़ने का कारण भी यही है। भारी धात्विक पदार्थों का वायुमंडलीय मार्ग से सागरों में पहुंचना जो है, जैसे कि सीसा हो गया, तांबा हो गया, जस्ता हो गया, आपके क्रोमियन हो गया, निकल हो गया, ये जो भारी धात्विक पदार्थ हैं इनका जब वायुमंडलीय मार्ग से समुद्र में घुल जाते हैं तब भी समुद्र जो है वो क्या हो जाते हैं, प्रदूषित हो जाती हैं। फिर है रेडियो सक्रिय तत्वों का नाभिकीय संयंत्रों, नाभिकीय चलित जलयानों, नाभिकीय शस्त्रों के प्रशिक्षण से निकलकर सागरों में पहुंचना। जब हम नाभिकीय जो शस्त्रों के प्रशिक्षण वगैरह करते हैं या रेडियो, तो क्या होता है कि रेडियो सक्रिय तत्व निकलते हैं जिनकी वजह से सागर प्रदूषित होता है। देखिए रेडियो सक्रिय तत्व क्या होते हैं, ये कई तत्वों में विघटित जो है हो जाते हैं या विखंडित हो जाते हैं, जिससे विशिष्ट कण निकलते हैं, तरंगे बाहर निकलती हैं और इसका जो नाभिक होता है वो विखंडित हो जाता है। नाभिक इसके बिल्कुल बीच में होता है, वो क्या होता है, विखंडित हो जाता है, जिससे विकिरण के रूप में ऊर्जा निकलती है जो क्या करती है, अन्य तत्वों से होकर आगे बढ़ने में समर्थ होती है और ये क्या है, जल को प्रदूषित कर देती है। जैसे कि आपकी यूरेनियम है, रेडियम है, ये क्या है, ये रेडियो सक्रिय तत्व हैं। जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 जून को मनाया जाता है जल संरक्षण दिवस। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग भूमि है, तो भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का 30% भाग जो है वो आपके भूमि है। ठीक है, खेती योग्य, रहने योग्य। जल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व में कितने प्रतिशत लोगों के भोजन का आधार कृषि है, तो 97% लोगों के भोजन का आधार जो है वो कृषि है। किसान अपने परिवार के लालन पालन के लिए, पालन पोषण के लिए जब कृषि करता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं जीवन निर्वाह के लिए कृषि। और ये जो कृषि होती है, ये जैसे राजस्थान है या भारत है, इसमें अधिकांश किसान इसी प्रकार की खेती करते हैं और इसमें परंपरागत जो कृषि उपकरण है ये काम में लिए जाते हैं। व्यापार के उद्देश्य से की गई कृषि क्या कहलाती है, तो व्यापारिक कृषि कहलाती है। यहाँ पर क्या है, खेतों, जैसे कि अमेरिका है, कनाडा है, वहाँ पर व्यापारिक कृषि की जाती है और यहाँ पर क्या होता है, खेतों का आकार जो होता है वो बड़ा होता है और आधुनिक जो कृषि उपकरण हैं उनकी सहायता से भारी मात्रा में उत्पादन करके और एक साथ उसको बेच दिया जाता है, तो वो व्यापारिक कृषि कहलाती है। कृषि भूमि का प्रतिशत विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है, तो देखिए बहुत कम प्रतिशत है, 11% है, सिर्फ और सिर्फ 11% है और खाने वाले कितने हैं, 97%, तो बहुत आपके ज़्यादा फर्क है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रश्न हमारा, कृषि योग्य भूमि की गुणवत्ता, उपयोगिता एवं उत्पादकता में कमी आना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है भूमि अवनयन या भू निम्नीकरण। जब कृषि योग्य भूमि की गुणवत्ता में कमी आ जाती है, उपयोगिता में कमी आ जाती है, उत्पादकता में कमी आ जाती है, तो भूमि अवनयन कहा जाता है या इसको कहा जाता है भू निम्नीकरण। तो भूमि जो अवनयन है वो मानवीय और प्राकृतिक जो है वो दोनों कारणों से हो सकती है। भूमि अवनयन के कारण कौन कौन से हैं, तो जैसे मृदा अपरदन हो गया, वनों की कटाई हो गया, मृदा में लवणता वृद्धि हो गई, अत्यधिक खनन हो गया, अति पशुचारण, मरुस्थलीकरण, अधिक सिंचाई, विकासात्मक कार्य, नहरी जल का रिसाव, औद्योगिक अपशिष्ट, ठीक है, जल में मिल जाना, रासायनिक खाद और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो भूमि अवनयन के कारण हैं। भूमि संरक्षण के उपाय कौन कौन से हैं,
तो मृदा अपरदन को कम करना, अवैध खनन को रोकना, स्थानांतरित कृषि को रोकना, वृक्षारोपण करना, अति पशुचारण पर रोक लगाई जाना और मरुस्थलीकरण है उसको रोकना, नहरों के रिसाव को कम करना, औद्योगिक अपशिष्ट का उचित निपटान करना, जैसे कि हम बिजली बना सकते हैं उससे, कृषि या फिर उसको वापस से उसमें यूज़ किया जा सकता है, कृषि के लिए जैविक खाद का उपयोग किया जा सकता है, जन जागरूकता लोगों में फैलाना, ये सब जो है ये हम भूमि संरक्षण के उपाय कर सकते हैं। काजरी क्या है? तो काजरी देखिए केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र है जोधपुर में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र जोधपुर में है। पश्चिमी राजस्थान में जो मरुस्थल का विस्तार है उसको रोकने के लिए ये काजरी जो है ये स्थापित की गई है। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो क्या कहलाता है? तो वो खनिज कहलाता है। खनिजों को खनन के द्वारा पृथ्वी से निकाला जाता है। जैव खनिज कौन सा है? कोयला और पेट्रोलियम। अजैव खनिज कौन सा है? तो वो धात्विक और अधात्विक। ठीक है। धात्विक खनिज कौन से हैं? तो लोहा हो गया, तांबा हो गया, एल्यूमिनियम है, सोना है, ये सब क्या हैं? ये धात्विक खनिज हैं। और अधात्विक खनिज कौन से हैं? जो धातु नहीं होते, अभ्रक, गंधक, मैंगनीज, माइका आदि, ये सब जो हैं ये क्या हैं? अधात्विक खनिज हैं। भारत में सर्वाधिक पेट्रोलियम कहाँ से प्राप्त होता है? तो भारत में सर्वाधिक पेट्रोलियम जो प्राप्त होता है वो मुंबई हाई से प्राप्त होता है। पूरे भारत का 63% पेट्रोलियम यहाँ से प्राप्त होता है। कौन सा वृक्ष रेगिस्तान के प्रसार को रोकने में उपयोगी सिद्ध हुआ है? तो खेजड़ी जो है वो है, रेगिस्तान के प्रसार को रोकने में कामयाब हुआ है। वर्तमान शताब्दी का ईंधन कौन सा ईंधन कहलाता है? तो प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस का अधिकांश उत्पादन कहाँ पर होता है? तो बॉम्बे हाई में होता है। देखिए पहले नंबर पे बॉम्बे हाई है, उसके बाद आपके गुजरात है, फिर असम है, फिर आंध्र प्रदेश है। ठीक है, पहला आपके बॉम्बे हाई, दूसरा गुजरात, फिर असम, फिर आंध्र प्रदेश। गोबर गैस या बायोगैस में प्रमुख गैस कौन सी होती है? मीथेन होती है और ये 65% होती है टोटल गैस का। भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो सौर ऊर्जा है, सूर्य ऊर्जा, सूर्य द्वारा जो ऊर्जा मिलती है। वर्तमान में भारत में अक्षय ऊर्जा में सर्वाधिक योगदान किस ऊर्जा का है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पवन ऊर्जा। तो ये सभी जो है लगभग इंपॉर्टेंट है। पवन ऊर्जा जो है अक्षय ऊर्जा में सर्वाधिक योगदान दे रहा है। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं? तो जल विद्युत, तापीय विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं? तो पवन ऊर्जा, समुद्र से प्राप्त ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, गोबर गैस या बायोगैस, बायोमास और सौर ऊर्जा। कोयले के प्रकार कौन कौन से हैं? लिग्नाइट या भूरा कोयला सबसे निम्न कोटि का होता है, फिर बिटुमन कोयला होता है और फिर एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम कोयला होता है। लिग्नाइट कोयले में कार्बन का अंश कितना होता है? 40 से 55% तक जो है लिग्नाइट जो कोयला है उसमें, या उसको भूरा कोयला भी कहा जाता है। तो भूरे कोयले में जो है आपके कार्बन का अंश 40 से 55% तक होता है और ये क्या है? निम्न कोटि का कोयला होता है। भूरा कोयला या लिग्नाइट निम्न कोटि का कोयला होता है और इसके जलने पर क्या होता है? धुआं जो होता है सबसे ज़्यादा होता है और ये कोयला जो होता है थोड़ा सा नमी से भरा हुआ होता है। लिग्नाइट के प्रमुख भंडार कहाँ पर हैं? तो नेवली तमिलनाडु नंबर 1 पर है, फिर राजस्थान का पलाना, बीकानेर का पलाना, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, असम का लखीमपुर और कश्मीर का कारेवा।
बिटुमिन कोयले में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो 60 से 80 जो % है इसमें कार्बन होता है। जलते समय कम धुआं देता है। इसका जो रंग होता है वो काला होता है और गहराई में दबे होने और अधिक तापमान से ये प्रभावित रहता है। धातु शोधन या धातु के लोहे के परगलन के लिए कौन सा कोयला प्रयुक्त किया जाता है? तो बिटुमिन कोयला। जो वाणिज्यिक प्रयोग होते हैं ना, उनमें सर्वाधिक यही प्रयोग में लाया जाता है। सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला कौन सा है? एंथ्रेसाइट होता है। जलते समय धुआं नहीं होता। इसकी जो ज्वाला निकलती है वो नीली रंग की होती है और तेज प्रकाश वाली होती है और ये गर्मी भी बहुत ज़्यादा देता है। एंथ्रेसाइट में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो 80 से 95% होती है। देखिए बिटुमिन है उसमें 60 से 80% होती है और उससे पहले हमने पढ़ा था भूरा कोयला और उसमें होती है 40 से 55% तक और एंथ्रेसाइट में होती है 80 से 95% तक आपके कार्बन की मात्रा। भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? असम है। असम का देखिए डिगबोई है, नहर कटिया है, मोरन हुगरीजन ये असम के हैं महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र। अब राजस्थान में भी जो क्रूड ऑयल है उसका उत्पादन शुरू हो गया है। प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार कहाँ पर खोजे गए हैं? तो जो कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन है और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पर प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार खोजे गए हैं। यूरेनियम और थोरियम कहाँ पाए जाते हैं? तो झारखंड और राजस्थान की जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वहाँ पर यूरेनियम व थोरियम के भंडार मिले हैं। समुद्री लहरों से बिजली उत्पादन का भारत का पहला संयंत्र कौन सा है? तो समुद्री लहरों के द्वारा बिजली उत्पन्न करने वाला भारत का पहला संयंत्र है निजिगम में। भारत में पवन ऊर्जा के लिए जाने जाते हैं 2 स्थान है, नागरकोइल तमिलनाडु की पट्टी है और दूसरा है जैसलमेर राजस्थान। बायोमास में शामिल है गन्ने की आपके खोई, सरसों की तूड़ी, चावल की भूसी, विलायती बबूल, शहरों का ठोस कचरा। ठीक है, समुद्र या जो महासागर है उससे प्राप्त ऊर्जा किन रूपों में प्राप्त होती है? तो एक तो प्राप्त होती है सागरीय तापीय ऊर्जा के द्वारा, दूसरी ज्वारीय ऊर्जा के द्वारा और तीसरी समुद्री लहरों की ऊर्जा या तरंग ऊर्जा के द्वारा। तो इस प्रकार से आज हमने 76 क्वेश्चन लगाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।